ओके, हाँ जी, तो बात करते हैं जी केमिकल रिएक्टिविटी की। तो हम केमिकल रिएक्टिविटी को किस तरीके से देखते हैं? तो केमिकल रिएक्टिविटी देखो, याद रखना बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी पर। कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होगी, और कोई भी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है तो वह हाईली अनस्टेबल होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना हमेशा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। दूसरी बात, अब आपके ने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़े थे आपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन जो था वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कई सारी थी। आयरन +2 में भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, आयरन 2+ में भी हुआ करता था, आयरन 3+ में भी हुआ करता था, एंड और भी हो सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये दो ज़्यादा स्टेबल हैं। ज़्यादा स्टेबल में होने का क्या मतलब है, यानी कि मेजॉरिटी इनके कंपाउंड्स ना या तो Fe2+ में एग्जिस्ट करेंगे या Fe3+ में एग्जिस्ट करेंगे, ये मतलब है। तो अगर मैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को मालूम कर लूँ कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं उनकी रिएक्टिविटी को भी जज कर पाऊँगा कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ अभी हमें जो समझ में आई है वो ये आई है, हमारी स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी की। इनमें से अगर मैं कोई एक चीज़ मालूम कर लूँ तो मुझे दूसरी चीज़ अपने आप मालूम पड़ जाएगी। कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है मैं मालूम कर सकता हूँ स्टेबिलिटी से, कौन कितने ज़्यादा स्टेबल है मैं मालूम कर सकता हूँ रिएक्टिविटी से। ठीक है, ओके। अब ये जो चीज़ है वो इट्स बेटर मैं टाइप कर दूँ। ठीक है, टाइप चलो लिख देते हैं। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी कितनी ज़्यादा स्टेबल है ये डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is explained in terms of oxidation potential of the metal। ठीक है, तो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी चीज़ की वो जो देखा जाता है कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है वो डिपेंड करती है हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल पे। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अच्छा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज कर रही है क्या है, मतलब मेटल है और वो मेटल कन्वर्ट हो रहा है काय के अंदर, भाई सिंपल सी बात है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो ऑक्सीडेशन है। अरे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यही तो ऑक्सीडेशन है। अब ये चीज़ें ना, ये जो चीज़ है ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी कि द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। अब वो कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं, देखो बच्चे याद रखना कि जो भी यहाँ पर मेटल है ये सॉलिड स्टेट में होता है और हमारा जो आयन होता है ये एक्वस स्टेट में होता है। यस और नो, ऑब्वियसली यस। ठीक है, आप जब भी कोई भी चीज़ मेटल हो पानी में डाल दो तो आयनाइज कर जाएगा, आयन बन जाएगा एट दी एंड, हमारा ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ये भाई ये एक रिएक्शन है, ये अपनी कोई ना कोई एंथैल्पी निकालेगा, कोई ना कोई इसकी डेल्टा एच होगी। अब ये जो डेल्टा एच है हमारी ये कहाँ से आई, मेन चीज़ ये है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मेटल इस आयन की फॉर्म में आ रहा है और इसकी एंथैल्पी बहुत हाई है, बहुत हाई का मतलब है हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव का मतलब है इसने बहुत सारी एनर्जी निकाल दी। कोई भी चीज़ अपने अंदर से एनर्जी निकालेगी, मैं अपने अंदर की एनर्जी निकालूंगा और निकालूंगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा ना,
है ना। तो याद रखना बच्चों, जो भी चीज़ डेल्टा एच नेगेटिव निकालेगा और जितनी ज़्यादा निकालेगा उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना कम रिएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है ना। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा ये रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द स्टेबिलिटी, हम लिख सकते हैं आगे हेंस द स्टेबिलिटी ठीक है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगी जी, इस रिएक्शन पे, ऑन द अबव रिएक्शन। अब ये जो मेरा रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है, देखो जरा सुनो। ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है, ए से अगर कोई चीज़ बी बन रही है तो ये चाहे 1000 स्टेप में बने, ए से सी बन जाए, सी से डी बन जाए, डी से ई बन जाए और ई से वापस अगर बी बना, तो ये जो डेल्टा एच होगा, ये जो डेल्टा एच होगा ये बराबर होगा ए, मान लो ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी के सम के बराबर होगा। ये होता है मेरा हेसेस लॉ। यानी कि आप कोई भी रिएक्शन को एक स्टेप में कर दो या 1000 स्टेप में कर दो, जो भी हमारी डेल्टा एच आएगी वो हमारे सारे स्टेप्स की डेल्टा एच का सम होगा। ये मेरा हेसेस लॉ है, शायद थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है। तो अब ज़रा इसको दोबारा से देखो, जो मैंने ऊपर जो रिएक्शन लिखा है, मेरा मेटल जो है वो सॉलिड में है और ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल काय में, एक्वस में, और वो भी आयनिक। ज़रा देखो और से सुनो, याद रखो, हमने एक बात पढ़ी थी बच्चों, एक बात बताओ, मेटल देखो तुम्हारे नज़रिए से तुम जो देख रहे हो इसके अंदर वो यही तो है ना, मेटल कन्वर्ट हो रहा है एक आयन में, तो सिंपल सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट लगा दो, बात खत्म। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट कब लगेगा, याद करो, व्हेन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, व्हेन द मेटल will lose its electron in gaseous isolated state। कौन कौन सी स्टेट है जी, गैशियस आइसोलेटेड स्टेट। यानी कि मेटल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें काय में, अरे गैस में भाई, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो गैस में कन्वर्ट, भाई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है बच्चों, 9th क्लास याद करो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का मतलब है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन हो गया, अरे गैस से सॉलिड से गैस, अरे घर में ओडोनिल होती है, ओडोनिल सॉलिड होती है, अचानक से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो सिंपल सी बात है सब्लिमेशन हुआ ना। तो ये हो गया मेरा सब्लिमेशन। अब ये जो गैसियस मेटल मेरा आ गया, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा आयनाइज, ये मेरा आयनाइज हो गया। अब सिंपल सी बात है यार, गैस में है तो वो गैस में ही तो आयनाइज होगा, है ना। तो ये हो गई मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो थी मेरी टोटल डेल्टा एच, ठीक है, ठीक है, ये हो गई मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आखिर में देखो जी, ये है गैस में, ये है एक्वस में। मुझे बताओ गैस में था, एक्वस में करना चाहूँगा, अरे मैं क्या डालूँ इसके अंदर, अरे पानी डाल दूँ इसमें। कभी भी कोई भी आयन पानी में जाता है तो याद रखना बच्चों, एक एनर्जी निकलती है। कभी भी कोई भी आयन पानी के अंदर जाता है तो एक एनर्जी निकलती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हो गई मेरी डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब ज़रा बता दो, अब तो कोई बात ही नहीं बची। अरे भाई हमारी डेल्टा एच किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा एच मेरी डिपेंड कर रही है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच क्या नाम है इसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, यहाँ तक एक सेकेंड,
भाई यहाँ तक सबके समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको डाउट है कोई? एवरीथिंग इज़ क्लियर? क्या कोई डाउट है किसी को? क्या सब कुछ क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ तक। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारी मेन चीज़ें हो गई जिन जिन चीज़ों पर हमारी डेल्टा एच डिपेंड कर रही थी। तो यानी कि अब देखो, वापस आओ। स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड कर रही थी किस पर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था इस वाले रिएक्शन पर, और इस वाले रिएक्शन पे इतनी सारी चीज़ें। तो हम आखिर में एक चीज़ लिख सकते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी, hence the stability of an oxidation state of a metal, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेटल की होगी, ठीक है, इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी चीज़ें जी? कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा हो गया मेरा एनेशन एंथैल्पी, और तीसरा हो गया मेरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। और मैंने बताया था जितना ज़्यादा डेल्टा एच को नेगेटिव होगी, जितनी ज़्यादा डेल्टा एच, नेगेटिव का मतलब कम भाई, कम, जितनी ज़्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके जी? डेल्टा एच। किसकी डेल्टा एच? ये वाले ऊपर वाले रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है जी, जितना छोटी वैल्यू होगी हमारे डेल्टा एच की, यानी जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी या जितनी छोटी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उतना ज़्यादा क्या होगा जी? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी हमारी डेल्टा एच की, उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी हमारी वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब बच्चों याद रखो, बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, है ना। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक है, अभी हम मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिड्यूस होने की पावर, रिड्यूस होने की पावर। तो बच्चों याद रखना, रिड्यूस होने की जो पावर है वो असल में डेल्टा एच पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होगा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि डेल्टा एच, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या नाम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारे डेल्टा एच पर। डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच हमारा ये था ना, ये सारे के सारे जितनी एंथैल्पीज़ हमारी, जितनी एंथैल्पीज़ हमारी यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो ये एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, और जितनी एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे, ठीक है। जितनी ज़्यादा, देखो ये स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डेल्टा एच की, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। एक टेबल है मेरे पास एक रिडक्शन पोटेंशियल की, यहीं से ही लेते हैं। देखो बच्चों, ये है रिडक्शन पोटेंशियल हर चीज़ का, मतलब मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। यहाँ देखो, रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव में है, जितना पॉजिटिव में है, ठीक है, वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो रहा है। यानी कि मेरा ई नॉट, देखो ई नॉट जहाँ भी मैं ई नॉट लिखूंगा ना, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि कितनी जल्दी वो रिड्यूस हो रहा है। ये जो है, ये जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, उतना ज़्यादा अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जितनी रिड्यूसिंग, देखो मैं, मेरे अंदर अगर रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, मैं दूसरे को रिड्यूसिंग, मैं खुद जल्दी रिड्यूस हो सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद जल्दी रिड्यूस हो सकता हूँ, तो दूसरे को मैं बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए जी? रिड्यूस हो जाए। तो याद रखना बच्चों, रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है या रिडक्शन पोटेंशियल जो है, वो खुद को रिड्यूस करने की पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करने की ताकत, कौन कितनी जल्दी रिड्यूस हो रहा है वो बताएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है, ज़्यादा पॉजिटिव में है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है। और ख़ुद अगर जल्दी रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, मेरा ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा, उतना ही, जितनी ई नॉट की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी, उतना ही मैं क्या करूँगा जी? उतना ही मेरा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है। जितनी ई नॉट की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, ये बात हुई मेरी रिड्यूसिंग पोटेंशियल की। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली भाई इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसी डेल्टा एच पर डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी एनर्जी दे रहे हैं, है ना। यहाँ तक ये रिडक्शन पोटेंशियल वाली बात सबको क्लियर हुई। दोबारा से एक पोल क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ डाउट्स पूछने में वो रहता है। ठीक है, यहाँ तक रिडक्शन पोटेंशियल टेबल की सारी बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो मैंने टेबल बनाई, इसमें मैंने बताया कि जी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। आगे आते हैं, देखो अब आपको मैं कुछ ई नॉट की वैल्यूज़ दे रहा हूँ, कुछ ई नॉट की आपको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ई नॉट वैल्यूज़ ऑफ फ्यू कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो ई नॉट वैल्यू मैं कैसे देता हूँ? ई नॉट वैल्यू देता हूँ मैं, पहले लिखता हूँ M2+ स्लैश M, यानी कि क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। तो M2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल बना रहा है, ठीक है। और इसका ये जो है मेरा ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और मैं जो अब ये टेबल बनाता हूँ, मैं दे रहा हूँ जी वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। ये है मेरा -1.1,
गौर से देखना, -0.9, -1.18, -0.44, -0.28, -0.25, 0.34। ठीक है, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो, ये ट्रेंड रेगुलर है या इर्रेगुलर? ये जो आपने ट्रेंड आपने देखा, ये आपको कैसा दिख रहा है? रेगुलर दिख रहा है या इर्रेगुलर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इर्रेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, हमारा ट्रेंड जो है वो बिल्कुल ही इर्रेगुलर है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कभी इसको घटाएं, इसको बढ़ाएं, क्या करें, पता ही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही बात है जी, इर्रेगुलर ट्रेंड है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 13% बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि सर रेगुलर ट्रेंड है। बेटा, रेगुलर ट्रेंड का मतलब होता है या तो वो कंटिन्यूसली घटता हुआ हो या कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ हो। आपको ना ये बढ़ता हुआ दिख रहा, ना ये घटता हुआ दिख रहा, तो इसको आप कहोगे इर्रेगुलर है। ठीक है, ये इर्रेगुलर है। अब सर ये इर्रेगुलर क्यों है? एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि बच्चों एक बात बता दो, ये हमारा ई नॉट जो है, ये ई नॉट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ये जो मेरा ई है, ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पढ़ना पहले गौर से। जो हमारा ई है, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा मेरा ई? ई मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? ओके, ग्रेट, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं कुछ, ओहो, ये तो आखिर में आके गड़बड़ी हो गई जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आई ई, कुछ कह रहे हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, और 60% बच्चे कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। बेटा, नन ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो हमारा ये जो है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ऊपर बताया था ना, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच के। और मेरा डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच इज़ प्लस ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन, आई ई एंड हाइड्रेशन। तो यानी कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल तो डिपेंड करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, मेरा जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस चीज़ पर जी? हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, इन तीनों पर कर रहा है। बच्चों याद रखना, पूरे जो ग्रुप है इसके अंदर इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पीज में बहुत बहुत सारा फ़र्क आ रहा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो बात कि फ़र्क आ रहा था। क्यों आ रहा था जी? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंगनीज था, ठीक है, या क्रोमियम था। ये मैंगनीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकाल ही नहीं सकती, ठीक है। तो अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा ना आयनाइजेशन एंथैल्पी में, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से, दूसरा नहीं निकल रहा। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। तो ड्यू टू द irregular changes in the ionization enthalpies of the transition metal along this period, दूसरी बात, इनकी सब्लिमेशन एनर्जी भी बहुत वेरी करती हैं, वेरी इरेगुलरली। तो आंसर मेरा क्या है? आंसर मेरा सिर्फ ये है
ये क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारी फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो ई नॉट वैल्यूज़ हैं ये बहुत ही इरेगुलर हैं। और आंसर क्या है मेरा, एक्चुअली जो मेरी ई नॉट वैल्यू हैं वो डिपेंड करती हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। हमने ये देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन जो था अलोंग द पीरियड वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि इनके सब्लिमेशन एनर्जीज जो हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से इरेगुलर वेरिएशन आ रहा था। ठीक है, दो रीज़न है। पहला मेजर रीज़न आप ये लिखोगे कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका जो वेरिएशन है वो काफ़ी इरेगुलर था। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमने पढ़ा था कि कोई हाफ फील्ड के अंदर ज़्यादा स्टेबल आ गया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा था, या दोनों इलेक्ट्रॉन किसी ने बहुत जल्दी निकाल दिए थे। ठीक है, तो मेटल टू मेटल वेरी कर रहा था वो कैसा किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। अरे यहाँ तक क्लियर हुई क्या आंसर का, इसका रीज़न समझ में आया सब लोगों को? क्या इसका रीज़न समझ में आ गया सब लोगों को, जो मैंने रीज़न दिया है? ठीक है, सिंपल सी बात है, एक मेजर रीज़न दिया है जी आयनाइजेशन एंथैल्पी का, क्योंकि वही वेरी कर रही थी इतनी इरेगुलरली, और इतनी इरेगुलरली जब वो वेरी करेगी तो सिंपल सी बात है ई का भी वेरिएशन उतना ही इरेगुलरिटी से होगा। ओके, तो इतनी जब ऑब्वियसली जब आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी इरेगुलरली वेरी कर रही थी, जिस वजह से डेल्टा ई जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। आई थिंक कोई एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा आपका जो डाउट है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपकी एम जो है, एम का रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल? 3+ से Mn2+ का जो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम 3+ टू क्रोमियम 2+। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। बच्चों सोचो, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ हो रही है का मतलब इसके अंदर Mn जो है, Mn3+ जो है, Mn3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Mn2+ बना रहा है। Mn2+ बना रहा है, ये रिडक्शन ही तो हो रहा है भाई। कौन सा वाला रिडक्शन? भाई रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, कौन सा रिडक्शन? इन दोनों का रिडक्शन, यानी कि Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Mn2+ बना रहा है, और ये पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव का मतलब ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन हो रहा है और ज़्यादा जल्दी बन के ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तक बात समझ में आई कि भाई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो ये क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, आओ देखते हैं क्यों हो रहा है। आओ देखते हैं क्यों हो रहा है। मैंगनीज Mn D5 4s2 D5। ठीक है, आओ ज़रा देखो, ये Mn3+ है और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो Mn2+ ले जाएगा। पहले Mn3+ का मैं वो बनाता हूँ 4s2, 4s तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4s 0 और Mn3+ है तो यानी कि इसमें बचे 4 इलेक्ट्रॉन। Mn2+ बना लो, Mn2+, तो सिंपल सी बात है Mn2+ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये हो गया मेरा D5। रिएक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अरे यही तो मतलब हुआ ना,
वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, उसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। क्रोमियम में ऐसा नहीं हो रहा। क्रोमियम की भी बात कर लेंगे, अभी क्रोमियम की भी कर लेते हैं, हैंड टू हैंड कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, है ना। तो क्रोमियम 3+ की बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 24 का मतलब हो गया 4s1 3d5। क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो पहले, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, तो ये हो गया मेरा 1 2 3, ऐसा हो गया। और क्रोमियम 2+ की मैं बात करूं तो ये आ गया मेरा 3d4। भाई इन में से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ज़रा मुझे बताओ, मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ए बी सी डी में से हु विल बी द मोस्ट स्टेबल। Who will be the most stable? वेरी गुड, सबके हिसाब से बी ज़्यादा स्टेबल है, बहुत बढ़िया। पर क्यों स्टेबल है? अरे हाफ फील्ड है ना, अरे हाफ फील्ड ही तो है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई हमारी सिंपल सी एक प्यारी सी बात ये हो गई कि मेरा बी जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, ये बताओ कि मैंगनीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन क्रोमियम का नहीं है। 3+3 से +2 वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा। तो सर सिंपल सी बात यह है, मैंगनीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेगा। ज़्यादा प्रोसीड करेगा मतलब वो जल्दी बन जाएगा, और जल्दी हो जाएगा इसका मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। भाई कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकती है ना। जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकती है का मतलब उसका अपने आप में इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कौन सी होती है? रिडक्शन, यानी कि उसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी ज़्यादा है, रिडक्शन एबिलिटी। और रिडक्शन एबिलिटी क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंगनीज Mn+2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा और उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात, बहुत ही आसान शब्दों में इसका आंसर ये हो गया। आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहो, ड्यू टू द मोर स्टेबल हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द Mn+2, ठीक है, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी जो जो थर्ड है Mn2+ से Mn3+ में जाना नियरली इम्पॉसिबल है, पता है आपको। भाई सिंपल सी बात ये मैं कह रहा हूँ कि Mn2+ से Mn2+ से 3+ में जाना क्या इतना आसान है? नहीं है सर। आप स्टेबिलिटी को क्रॉस कर जाओगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल हम तो नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। इसका मतलब ये है कि Mn2+ की जो Mn2+ बनने की जो वो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर स्टेबिलिटी का आया, ठीक है, जिसकी वजह से Mn+3 ईजिली रिड्यूस कर जाएगा Mn+2 में, एंड हेंस स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज टू द अदर स्पीशी। अब सिंपल सी बात है, देखो एक बात मैंने आपको ये बता दी कि बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो क्या ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? पॉल कर रहा हूँ, उसी में आंसर देना। क्या ये जो है जो Mn3+ Mn2+ में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये क्या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ये अच्छा रिड्यूसिंग? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये खुद जल्दी रिड्यूस हो रहा है, और खुद जल्दी रिड्यूस होने का मतलब ये है कि दूसरे को जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को जल्दी से ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो वेरी गुड, सबका आंसर 100% करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। अच्छा जी, आगे आते हैं। कितने लोगों को मालूम है डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
डिस डिसप्रोपोर्शनेशन। एक बात बताओ, आपका एक जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स, क्या वो कंप्लीट हो गया? एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो गया? ओके, अभी नहीं हुआ। कुछ लोग यस भी कह रहे हैं। क्या बात है, स्कूल स्कूल में हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, हम बता देते हैं क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। बच्चों याद रखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मिनट के लिए यहाँ से आते हैं। कोई भी चीज़ ए है, ए अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो हमारा बनेगा इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। कोई भी चीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, ये होती है मेरा ऑक्सीडेशन। अगर ये ए इलेक्ट्रॉन लेकर कुछ बना रहा है और देकर कुछ बना रहा है एक ही रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मेरा ए है, ए रिएक्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ से कर रहा है, और वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि इसका ए प्लस भी बन रहा है और ए माइनस भी बन रहा है। वाह भाई वाह! ए ने अपने आप को ही इलेक्ट्रॉन दिए और अपने आप ही इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। सेम चीज ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? आता है। किसी भी मेटल की या किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मालूम है? अगर मैं बात करूं KMnO4 की, इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ABC +5 +2 +7। ठीक है जी, तो ज़रा बताओ। मेजॉरिटी बच्चे बोल रहे हैं सर +7 होगी। चलो बहुत बढ़िया, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि आपको आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो, हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मेरे पास था MnO4 -2 -2 ये है मेरा मैंगनेट आयन। ठीक है, मैंगनेट, परमैंगनेट नहीं, मैंगनेट। परमैंगनेट होता है जो सिर्फ माइनस होता है, MnO4 माइनस। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने एसिड की फॉर्म में कोई रिएक्शन किया, एसिड की प्रेजेंस में एक रिएक्शन किया और बन गया, देखो, MnO4 माइनस और MnO2। ज़रा बताओ इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? निकालना आराम से। Mn को मैंने लिया x, ये ऑक्सीजन का होता है मेरा -2, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, यानी कि -8 इज इक्वल टू -2। चार्ज होता है वो इक्वल टू में लिखते हैं, और ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू 8 - 2 सॉरी, दिस इज मेरी 6, ये मेरी हो गई +6। MnO4 में निकाली थी, क्या आ गई थी? +7। और MnO2 में क्या आ गई मेरी? MnO2 में ये हो गया मेरा +4। देखो बच्चों, +6 से +7 भी हो गया और +6 से +4 भी हो गया। वाह भाई वाह! +6 से +7 का मतलब हो गया मैंने ये किया ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये हो गया मेरा रिडक्शन। तो सेम सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है
उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप पढ़ोगे, बताता हूँ कहाँ पढ़ोगे, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जहाँ पर आप लोगे एक ऐसा एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड में जो ये कार्बन है ना, इसके बराबर वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। ये जो कार्बन है ना, इसके बराबर वाले, यानी कि ये देखो बसी बातें पता होगा, जो एक कार्बन होता है इसके बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है, अगर एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, और इसके अंदर आप कोई भी बेस डाल दो, बेस कौन सा डाल दो, KOH या NaOH, तो ये रिएक्शन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो सिंपल सी बात है, बता दो जी, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, COOH, और रिडक्शन करोगे क्या होगा, सिंपल सी बात है, एल्कोहल CH2OH। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है अल्फा कार्बन पे, इसके अल्फा वाले इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो। इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। सेम रिएक्शन अगर यहाँ अल्फा पे एक हाइड्रोजन आ गया तो सेम रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन खैर दूसरी बात है वो, लेकिन मैंने एग्जांपल दी है जी डिस्प्रोपोर्शनेशन की। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है कॉपर प्लस, इसका मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन करूँगा, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये अपने अंदर से, तो ये मेरा कॉपर प्लस प्लस यानी कि कॉपर 2+, और एक और बन जाएगा मेरा कॉपर सॉलिड। लो जी, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अरे बात समझ में आई जी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। अभी तो मेनली आपको ये है कि क्या होते हैं, ठीक है। आओ देखो, हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो रहे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसकी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी वेरिएबल होती है भाई, ठीक है। क्यों होती है, कैसे होती है, और मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर ही, या फिर पहले बता देते हैं, ठीक है। देखो, जो भी किसी भी डी की बात करते हैं, तो मैं बताया था ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, वो 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में निकालोगे, ठीक है। फिलिंग के टाइम पर ही 4s में पहले भर रहे थे, 3d में बाद में निकाल रहे थे। निकालने के टाइम पर भी 4s में से पहले निकालेंगे, 3d में बाद में निकालेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, मेनली रीज़न क्या है, देखो 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन भरते, 4s के अंदर आप पहले इलेक्ट्रॉन इसलिए भरोगे क्योंकि उसकी n+l वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। याद होगा आप, n+l वैल्यू 4 और 0 इज़ 4, ये है 3 और 2 5, n+l वैल्यू इसकी 4 है तो इसको पहले भरेंगे। अब सर n+l वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्वांटम नंबर्स में पढ़ा होगा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ऑफ बॉ प्रिंसिपल कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते क्यों हैं पहले, जब हमने डी में आखिर में इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसी में से पहले निकालो ना। असल में बच्चों वो कितना ही 4s हो जाए, कितना ही वो अंदर चला जाए, लेकिन रहेगा तो वो 4 ना बेटा, रहेगा तो वो बाहर ही ना। तो होता क्या है, मैं एनर्जी के लिहाज से बात करूँ तो एनर्जी 3d की एनर्जी यहाँ होती है और 4s की एनर्जी यहाँ होती है, 4s की एनर्जी यहाँ होती है। होता क्या है, इन दोनों में जो एनर्जी गैप है ना बहुत ही कम है, वेरी लेस एनर्जी गैप, ठीक है। तो इस कम एनर्जी गैप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s से तो निकलते ही निकलते हैं, 3d से भी निकल जाते हैं। बात समझ में आई? अरे बच्चों बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ जी कि 4s और 3d के अंदर जो एनर्जी गैप है ना वो बड़ा कम है, और इस एनर्जी गैप, देखो सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे बड़े आराम से, ये इतना एनर्जी गैप, ओहो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बड़ी मुश्किल से, यार यहाँ इतनी एनर्जी तो मिल जाएगी, इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी,
लेकिन अगर एनर्जी गैप मैंने कम कर दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कोई बात नहीं, साथ साथ यहाँ से भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो रीज़न क्या है, रीज़न है द आउटर ns ऑर्बिटल एंड इनर n-1d ऑर्बिटल हैव वेरी लो एनर्जी गैप। इनका एनर्जी गैप बहुत कम है, जिसकी वजह से सिर्फ ns से ही, सिर्फ 4s से ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। नॉट द इलेक्ट्रॉन्स विल क्या नाम है, इट विल नॉट ओनली रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s बट ऑल्सो 3D के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। Not only the 4s electrons will come out, but also the inner n-1d electron will also participate into the chemical bonding, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब 4s के इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, 3D के भी निकल सकते हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखो जी, सिंपल सी बात है, मैं बात कर दूंगा अभी कॉपर की। कॉपर क्या होता है जी, 4s1 और 3D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा भर दिए क्या, हाँ ज़्यादा भर दिए, ठीक है। हाँ तो देखो 4s1 और 3D 10, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भाई स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि आउटर पे, ठीक है, क्योंकि आउटर पे, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, बहुत ऑब्वियसली यार तुम कहोगे सर हाईली स्टेबल है कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, उसका रीज़न ये है, एक बात बताओ, एक तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उस पर, कॉपर पे एक इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी निकाल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। कोई बात नहीं, हमने एनर्जी की बात ही नहीं करी, हमने तो बात करी निकाल देगा, दैट्स इट, ओके। तो भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल हमारे पास ये हो गई कि 4s और 3D के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए सिर्फ 4s से ही नहीं बल्कि 3D से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी शो कर जाएंगी। ठीक है, अब कौन सा एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाएगा? बच्चों याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो s 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट इस मेटल से जुड़ा हुआ है, जिस मेटल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इस मेटल से आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओगे उतना ये एनर्जी गैप कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ये लगाओगे मेटल से, उतना एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और जितना एनर्जी गैप कम होता जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन डी में से निकलते रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मेरा, मान लो मेरे पास एक तरफ है ऑक्सीजन, एक तरफ है ब्रोमीन Br। सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया सर, आप अगर ऑक्सीजन लगाओगे मैंगनीज के साथ तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और एनर्जी गैप कम हो जाएगा का मतलब ये है कि डी इलेक्ट्रॉन भी निकलने शुरू हो जाएंगे, और अगर डी इलेक्ट्रॉन भी निकलने शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से सुनो, अगर मेरे पास कोई भी मेटल है, उससे एक तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरे मेटल पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन जहाँ लगा हुआ है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, वो देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की होती है ना, तो क्या करता है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वजह से एटम का साइज़ कर देता है छोटा। जब एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा तो देखो ये 4s है, ये 3D है, तो इनका एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा, और इस एनर्जी गैप के कम होने की वजह से सोचो अब डी के इलेक्ट्रॉन निकलने भी शुरू हो जाएंगे, और डी के इलेक्ट्रॉन निकलने जहाँ से ही शुरू हुए सीधा सीधा समझ लो कि जी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहेगी। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तुम 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। 3D के 4 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो तो 3D के 4, उसके 4s के 2 कितने हो गए, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसलिए सिंपल सी बात यह है, आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी बढ़ती रहेगी मेटल की। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं?
ओके, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो अपने हैंड रेज कीजिए और पूछिए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, जो मेन पॉइंट है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि आप किसी भी मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप जब लगाते हो तो क्या होता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। गैप कम होने की वजह से 3D के इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मिलेगी। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास क्रोमियम है, क्या है जी, क्रोमियम। क्रोमियम से एक तरफ मैं लगाऊंगा ऑक्सीजन, दूसरी तरफ से लगाऊंगा ब्रोमीन। इसमें या इसमें किसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे ज़्यादा मिलेगी, विच विल शो द हायर क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा मुझे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ब्रोमीन। ठीक है जी, ऑक्सीजन कराएगा, ग्रेट। ओके, ठीक है, तो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। बच्चों मैंने एक तुम्हें बात बताई थी, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, आओ थोड़ा सा और इसके बारे में आगे जानते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी असल में दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी डायामैग्नेटिक और दूसरी होती है मेरी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक देखो, डायामैग्नेटिक जो होती है, डायामैग्नेटिक जो होती है ये रिपेल, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिपेल किए जाते हैं। ये जो वो सब्सटेंस हैं जो रिपेल किए जा रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं जी, पैरामैग्नेटिक होते हैं जो कि अट्रैक्ट किए जाएंगे, जो सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है बच्चों, डायामैग्नेटिक जिसके अंदर रिपल्जन होगा उसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर्ड। और अट्रैक्शन की जहां तक बात है, यहां पर इट मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इट विल ओनली बी क्या नाम है, पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर है ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगा जी, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भले ही एक हो, कितना भी हो, लेकिन उसी की वजह से होगा। ठीक है, हाँ, ओके। तो पैरामैग्नेटिक, अब डायमैग्नेटिक तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर है ही नहीं वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय उस मैग्नेटिक मोमेंट से। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ये डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किससे डिटरमाइन किया जाता है जी, मैग्नेटिक मोमेंट से। और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किस वजह से होता है भाई, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस वजह से हो रहा था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता होगा। ठीक है, अब आओ जी देखते हैं कैसे होता है। असल में ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। उनमें आपको मालूम है
जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आती हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐड किया जाता है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से और दूसरी पहली बात तो ये स्पिन की वजह से, और दूसरी बात उन कौन से ऑर्बिटल में वो घूम रहे हैं, ठीक है। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस इन द सब्सटेंस, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, ठीक है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये जो है ये डिपेंड करता है, ये आपका प्योरली डिपेंड करेगा स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। स्पिन और अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, याद रखो बच्चों, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बस, और इसकी यूनिट होती है बीएम। बीएम क्या मतलब, बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये है हमारा बीएम, और एन क्या है, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब इतनी सारी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी, पैरामैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक की बात करी, तो बच्चों सिंपल सी बात ये है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल भी दिखाएंगे क्योंकि उनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करो D1 D2 D3 D4 D5 है ना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ रहे थे। तो सिंपल सी बात ये हो गई, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, और उनके आयंस भी, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस शोज द पैरामैग्नेटिज्म, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Greater the number of the unpaired electron, more will be the paramagnetic character, ठीक है जी। अरे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखो, अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आओ एक बार देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। देखो स्कैंडियम में एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, 3 2 1 एंड 0, ठीक है जी। सर क्या कर दिया आपने ये, अरे यार पिछली बार मैं करा चुका हूँ भाई। D1 D2 D3, इसमें क्या है, क्रोमियम के अंदर 4s1 3d5, ठीक है। तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, क्या, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक बढ़ता है वो मैग्नेटिक मोमेंट, और क्रोमियम से लेकर जिंक तक या कॉपर तक ले लो, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक डिक्रीज होता है। जिंक तो ऑब्वियसली डायामैग्नेटिक है क्योंकि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ, क्या अभी तक जो हमने पढ़ा सब क्लियर जा रहा है, ओके ग्रेट, ठीक है। क्वेश्चन, आओ जी हमारे लिए एक और आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि बच्चों एक बात बताइए, आपका जो कॉपर के कंपाउंड होते हैं, कॉपर जो है वो +1 और +2, कॉपर +1 जो है वो डायामैग्नेट है, लेकिन कॉपर 2+ जो है वो पैरामैग्नेटिक है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो बच्चों,
क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो आराम से? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है? कॉपर प्लस वन जो होता है वो कैसा होता है जी? डायमैग्नेटिक। और कॉपर टू प्लस है, पैरामैग्नेटिक क्यों है? सिंपल सी बात है भाई। कॉपर प्लस वन का मतलब है 4s1 3d10। जब फोर, ओ सॉरी, कॉपर प्लस वन का मतलब है 4s0 3d10, एस में 0, 3 10, डी में 10। तो सिंपल सी बात है जी, कितने इलेक्ट्रॉन है? सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। कॉपर टू प्लस की अब बात करेंगे तो 4s में 0 तो है ही, उसमें 9 हो गए, डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 9 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला। जब D10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक अनपेयर्ड हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर टू प्लस इट विल बी कंसिडर्ड एज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी आपसे कि बच्चों एक बात बताइए, कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, क्रोमियम या मैंगनीज? क्रोमियम या मैंगनीज, कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है? जल्दी से आंसर मुझे करेंगे आप लोग। कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है बच्चों, क्रोमियम या मैंगनीज? ओके, 83% बच्चे कह रहे हैं, या 86% बच्चे कह रहे हैं सर क्रोमियम है, लेकिन 14% कह रहे हैं सर मैंगनीज है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आप कह रहे हो? अब 13% बच्चे कह रहे हैं सर मैंगनीज है। भाई मैंगनीज में ऐसा क्या है, ज़रा देखते हैं, आओ चेक करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। बेटा क्रोमियम जो है सबको मालूम है एटॉमिक नंबर 24 है, और ये एक्सेप्शन वाला केस होता है, यानी कि 4s1 3d4। अरे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3d5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वाह भाई वाह। मैंगनीज की बात कर लेते हैं। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, यानी कि 4s2 3d5। ये तो भाई हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तो है ही नहीं, 5 इसमें होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसमें है। तो 6 और 5 में से कौन ज़्यादा? 6 ऑब्वियसली। तो ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के अंदर। कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? क्रोमियम होगा सर, ठीक है। ये हो गया हमारा रीज़न। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों एक बात बताइए, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+। ठीक है, Fe3+। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है भाई, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एन क्या थे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं जी Fe3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। का मतलब होता है, नॉर्मल आयरन की बात करें अगर, तो इसका मतलब है 4s2 और 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जी? 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें से निकलेंगे, एक इसमें से निकलेगा, तो ये हो गया मेरा 4s0 3d5। 3d5 का मतलब है जी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n की जगह आप 5 लगा दो। अंडर रूट 5 इंटू 5+2, ये हो गया अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7, अंडर रूट 35। ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा 5.9 के आसपास आएगा, 5.9 के आसपास आएगा आंसर। 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। अरे क्या सब कुछ क्लियर है सबको?
क्या ये क्वेश्चन सबके लिए क्लियर है? इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट, अच्छी बात है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, एक और प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए जो कि शायद बहुत ज़रूरी है, काम भी आए। एक सेकेंड, चलो उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत पड़े उसकी क्या नाम है, रिकॉर्डेड सेशन की रिवीजन के लिए, इस वाले के भी, ये भी रिकॉर्डिंग में ही है, ठीक है, तो वो मुझसे लिंक ले लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, अब हमें करना है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? बच्चों याद रखना है बहुत अच्छे से। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का मतलब होता है, इतना बड़ा मेटल पीस है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करा एक एटम में। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ द सॉलिड मेटल एटम डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। ये कोई भी सॉलिड मेटल है, कितना, 1 मोल, और इसको कन्वर्ट किया है जी एक एटम के अंदर गैशियस फॉर्म में, सॉलिड से गैशियस फॉर्म में, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। याद करो वो टाइम जब मैंने आपको बताया था कि बच्चों जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी बॉन्डिंग अच्छी होती है, और बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो एक एटम दूसरे एटम से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होता है। आओ ज़रा इस कंसेप्ट को अब लगाते हैं। इस कंसेप्ट को अब लगाने के लिए हम सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत हाई होती है। इट हैज़ वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करोगे? बस सिंपल सी बात है भाई, सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, द ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। इंटर एटॉमिक, एक एटम से दूसरे एटम की इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, जिस वजह से हेंस द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, जिसकी वजह से क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एटम्स के बीच में, एंड ड्यू टू विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है जी, सॉलिड 1 मोल मेटल का आप एक एटम में कन्वर्ट कर दो गैशियस स्टेट में, वेपर स्टेट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। बहुत हाई होती है ट्रांजिशन मेटल्स की। क्यों हाई होती है जी? सिंपल सी बात है सर, ड्यू टू द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द ट्रांजिशन मेटल्स हैव गुड इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स एंड हेंस ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अरे भाई क्लियर हुई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है। आगे आते हैं, आगे है बात करने के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है बच्चों? याद रखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी का अभी मैंने बताया था, पीछे हमने बात करी थी हाइड्रेशन एंथैल्पी की। 1 मोल आयनिक सॉलिड को जब पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व आप करा दोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड आयनिक कंपाउंड गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर इज नोन एज
हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है जी। जो हमारी हाइड्रेशन, जी हाँ बोलिए। सर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एटॉमाइजेशन, में डिफरेंस बता दिए। ओके ग्रेट। देखो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन थी एक सॉलिड एटम को, एक सॉलिड गैशियस एटम को कन्वर्ट करना, सॉरी एक सॉलिड एटम को। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गैस को गैस में लाने के लिए थी, सिंगल एटम को। ठीक है, जो हमारा फॉर एग्जांपल ये सॉलिड हैं, जो भी मेटल हैं, इसको सिर्फ गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैस में कन्वर्ट किया है, आइसोलेट नहीं किया है एटम को। ओके, एटम को हमने आइसोलेट नहीं किया है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में हम एटम को आइसोलेट कर रहे हैं, उस सॉलिड में से एटम को आइसोलेट किया फिर गैसियस स्टेट में लेकर आए। सब्लिमेशन का तो मतलब होता है ये पूरे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल बस। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का मतलब होता है उसको एटॉमिक फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, हाँ जी, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, थोड़ी सी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे बात कर लेते हैं, क्लास 11th को लेकर, है ना। क्लास 11th को लेकर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। याद रखो, जब भी क्या नाम है, कोई भी आयन पानी के अंदर जाता है, मान लो ये X प्लस है, ये पानी के अंदर जाता है, तो पानी इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है, ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से खींच पकड़ लेंगे। ठीक है, हाइड्रेट हो जाएगा अच्छे से, ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा। ऐसे ही वाई माइनस, मान लो वाई माइनस है, वाई माइनस जो होगा ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर हाइड्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन इसको सॉल्वेट करेगा, मतलब डिजोल्व करेगा अपने अंदर। ठीक है, और पूरा मॉलिक्यूल अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे, जैसे कि एनाइन या कैटाइन पे कितना चार्ज है, और दूसरी बात साइज कितना है। याद रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। आप ज़रा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है रिलेटिवली? खुद मालूम है जी, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है सर? इतने सारे शील्डिंग वील्डिंग के इफेक्ट पढ़ाए थे, पुअर शील्डिंग भी बता दी थी नीचे जाकर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, साइज होता है छोटा ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, दे हैव हाई पॉजिटिव क्या नाम है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हाई है, साइज छोटा है, तो एट दी एंड इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी जी? ज़्यादा होगी। तो दोनों फैक्टर से देख रहे हैं ना हम, तो चार्ज भी ज़्यादा है भाई, आपको तो याद है ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी ज़्यादा थी, +6 +7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चार्ज भी ज़्यादा है, साइज़ नॉर्मली छोटा होता है। तो साइज़ बड़ा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, सॉरी चार्ज बढ़ा तो हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा, साइज छोटा तो हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा। तो एट दी एंड हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी विच रिजल्ट्स इन द हाई हीट या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? गैशियस, ठीक है, क्या नाम है, हमारे पास कोई भी मेटल है, ये मेटल हमारा गैशियस फॉर्म में हो और इसके अंदर, अच्छा आयन, मेटालिक आयन गैशियस फॉर्म में हो और इसके अंदर हम पानी डाल दें H2O और ये कन्वर्ट हो जाए मेटल एक्वस फॉर्म में इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये हो गई हमारी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है जी। ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई थी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हाई है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्यों हाई है? क्योंकि
में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, साइज़ छोटा होता है, जिस वजह से एडिशन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है इनकी कैटलिस्ट कैटलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पहली बात क्या होती है, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक होता है लीगेंड। देखो यहाँ पर एक अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये होता है मेरा मेटल बीच में, इस मेटल में जगह होती है खाली, ठीक है, और उसके अंदर जो मेरा बाहर का दूसरा एक और ये होता है सेंट्रल मेटल, ये होता है लीगेंड। ये लीगेंड क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर देता है ऐसे। कौन से बॉन्ड के ज़रिए, कौन से बॉन्ड के ज़रिए जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए। और बहुत सारे लीगेंड इससे जुड़ जाते हैं, जिससे एक कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़ बन जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़ बन जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिनको हम सेंट्रल मेटल में लेते हैं, ये है इसका स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी। एक तो छोटा साइज स्मॉल, चार्ज ज़्यादा। जब चार्ज ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली आराम से इलेक्ट्रॉन वाले लीगेंड को ले सकता है। ठीक है, अब कौन सा, अब यार मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव ही चार्ज होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज, एक तो साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन वाले लीगेंड को हम खींच सकता है ना ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड द हाई चार्ज दे हैव वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, due to which they are easily capable of accepting the electrons from the ligands। ये जल्द ये इन दोनों रीजंस की वजह से है। ये लीगेंड क्या होते हैं जी, लीगेंड दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनको कहते हैं लीगेंड्स। दोज मॉलिक्यूल्स विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड लीगेंड्स। ठीक है, तो लीगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन सा बॉन्ड है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, और हमारा ये जो फॉर्मेशन होगी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। पहला रीजन स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। स्मॉल साइज और ज़्यादा चार्ज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट करता है किनको, इलेक्ट्रॉन लीगेंड्स को, उन लीगेंड्स को जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तो है। अरे भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये अपनी देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल किसका, उसके बराबर की एनर्जी का। किसके बराबर की एनर्जी का, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हर एक से इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा भाई, सिंपल सी बात है, शादी दो लोगों में जब होती है ना, जब दोनों एक दूसरे के बराबर के होते हैं, ठीक है, तो हमेशा एनर्जी एक्सचेंज भी जब ही होता है जब उसके बराबर की आसपास की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सुइटेबल एनर्जी, उस सुइटेबल एनर्जी का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लीगेंड। ठीक है, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं जी, पहली बात स्मॉल साइज ग्रेटर चार्ज, इट विल अट्रैक्ट द लीगेंड्स टू इटसेल्फ। सेकंड रीजन, इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द सुइटेबल एनर्जी इन विच इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लीगेंड्स। ठीक है, दो पॉइंट हो गए हमारे। पहली बात तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, दूसरी बात स्मॉल साइज और ग्रेटर चार्ज की वजह से ये लीगेंड को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ठीक है, दीज आर द टू मेन पॉइंट्स इन विच वी कैन से दैट दे आर द गुड क्या नाम है, सेंट्रल मेटल्स, गुड सेंट्रल मेटल्स, और दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है जी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैटालिसिस। कैटालिसिस आपने सुना होगा, कैटलिस्ट भी आपने सुना होगा, कोई भी चीज़ जो रिएक्शन को तेज़ कर दे या रिएक्शन को कम कर दे। ठीक है, कभी ये मत कह देना कि सर कैटलिस्ट तो रिएक्शन को तेज़ करने के लिए ही होता है। नो बेटा नो, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो हमारा कैटलिस्ट जो होता है
कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो याद रखो बच्चों, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे आर गुड कैटलिस्ट। इसके 3 रीज़न है, ठीक है। आप ये देखो, ट्रांजिशन मेटल्स, many transition metals and their compounds act as a good catalyst. Why? The first reason is the transition metals show the variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जी। पहली बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब कभी एकदम से +1 थी, अचानक से +2 हो गई, फिर +1 हो गई, है ना, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट हो गया जी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल दे आर एबल टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये क्या करता है जी, ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल it can form unstable intermediate, ठीक है। ये जब इंटरमीडिएट बन जाता है तो ये फिर रिएक्शन को लो, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है और रिएक्शन को और ज़्यादा फास्टर कर देता है, ठीक है। ये एक पार्ट है, किस तरीके से करता है। दूसरी बात ये है, और आखिरी पॉइंट ये है, इट प्रोवाइड द ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, ठीक है। द मेटल्स हैव द लार्जर सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, जहाँ पर रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आओ ज़रा एक बार देखते हैं क्या मतलब है इन तीनों चीज़ों का। देखो, मान लो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी बनाना है, ए से बी चलो भी बना लेंगे। ए से ए के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम और मेरा बन जाएगा A2-। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिएक्शन कराना है मुझे, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे तो नहीं पता मैं कैसे दूँ, कहाँ से लाऊँ मैं, पता नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा और एक ऐसा मेटल डाल दूंगा, ये मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल सकता है। ये अपने मेटल 2 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल सकता है। अब देखो, जैसे ही इस मेटल ने, ये मेटल है, इस मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये मेटल 2+ बन गया और ये निकालते ही ए को दे देगा और ये इसको ये बना देगा और अब ये M2+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, ओहो मैं तो परेशान हो गया, क्या करूं, ओहो सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे ना, ये मुझे दे दो। अब देखो साइकिल देखो कैसे चल रही है, ये मेटल था, ठीक है, ये मेटल था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ए को दिए, ए इसमें बन गया। अब जो मेटल जो था, ये था, वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट करेगा और वापस मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अरे भाई मेटल डाला, वापस भी मेटल मिला, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो गया। भाई तुमने देखा, तुम्हें याद होगा, तुमने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे, अगर केमिस्ट्री के कभी देखे हो तो। एक दोस्त था, उसकी दूसरे दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो एक तीसरा पर्सन आता है जी, दोनों से बातचीत करता है, अपने मामलात को ठीक करता है और उनके मामला ठीक करा के खुद चला जाता है। तो वो होता है जी कैटलिस्ट, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आया, उसने अपने आप को इंटरेक्ट भी करवाया, रिएक्शन भी करवाया, लेकिन जैसा था वैसा के वैसे ही बाहर चला गया, रिएक्ट होके बाहर नहीं गया। वो मेटल आया था, मेटल ही गया, लेकिन रिएक्शन के टाइम पर वो उसको मेटल 2+ बनना पड़ा और वापस से वो मेटल बन के फिर चला गया। दैट इज़ अ कॉल्ड एक्चुअली क्या नाम है हमारा, ये कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट होते हैं। तो देखो जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना बढ़िया काम किया गया कि पहले मेटल था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अचानक से वापस दे दिए, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ये काम हो गया। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स की भी पार्शियली फिल्ड हैं, यानी कि अच्छी खासी जगह है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का लेना देना बहुत आसानी से हो जाएगा। और अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना लेंगे, जैसे मैंने ये बनाया अनस्टेबल इंटरमीडिएट, कि थोड़ी देर के लिए स्टेबल था लेकिन वापस से अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया, तो मेटल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर।
और ग्रेटर सरफेस एरिया एक रिएक्शन शायद आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि हमारा कोई भी अल्कीन होता है CH3 C2H6H4 ले लो, ठीक है, C2H4, इसके अंदर मैं डालता हूँ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, क्या बनता है, अरे अल्केन बन जाता है ना, C2H6, है ना। अरे भाई ये था, मैंने इसमें H2PD डाला, ये बन गया ना CH3CH3, ठीक है। ये तो क्यों बना जी, असल में पैलेडियम जो है ना, पैलेडियम अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, ये पैलेडियम का सरफेस एरिया है, ये इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देगा, जिस वजह से हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन इससे आके चिपक जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पर। फिर ऐसे ही ये आएगा CH2 और अपना ये सिंगल ये बीच वाला बॉन्ड हटा के ये भी इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी रिएक्टेंट्स की, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच हुआ, दूसरा उससे हुआ, ये फाइनली ये बन गया। मैं एग्जाम्पल दी है किस तरीके से हम इसको गुड कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया होता है। ये 3 मेन पॉइंट हैं जिस वजह से ट्रांजिशन मेटल्स को गुड कैटलिस्ट बोला जाता है। यार हेनरी, जी हाँ बोलिए। सर उसके 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या स्पेशल था कि उसने स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया? एग्जाम्पल दिए यार, वो कोई ऐसा उसमें ख़ास नहीं था, अभी एक एग्जाम्पल दिए, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली यार ए को लेकर रिएक्शन कर रहा हूँ, वो रियल रिएक्शन थोड़ी है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके सर। ठीक है। ठीक है जी, आगे आते अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन भाई सिंपल सी बात है जी, आपको मालूम है कि क्या नाम है, ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस वगैरह जो होते हैं मोस्टली इनके जो रेडियाई होते हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता तो इसके मतलब ये है कि ये एक दूसरे से भी अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं, एक दूसरे से भी बहुत अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड अच्छा बना लें और अलॉय फॉर्म कर दें। अलॉय क्या होता है भाई, एक मेटल को दूसरे मेटल में आप डाल दोगे या एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल में आप डाल दोगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा, तो वो अलॉय होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, इट कैन फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कॉपर और टिन की, तो मेरा बनता है ब्रोंज। अगर मैं जिंक और कॉपर लेता हूँ तो मेरा होता है ब्रास, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं जी अलॉय की। अब देखो कॉपर है, दोनों में कॉपर है, एक में टिन डाला एक में जिंक डाला, यानी कि दूसरे एलिमेंट को हमने उसमें डाला, ठीक है, और एक नया एक एनहेंस्ड प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। अब देखो देयर एटम कैन सब्सटीट्यूट द एटम ऑफ द अदर ट्रांजिशन मेटल्स एंड ईजीली गेट इन टू इट्स क्रिस्टल लैटिस टू फॉर्म द अलॉय। होता क्या है, इसका जो पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है, आपने शायद सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, जो भी क्रिस्टल लैटिस होता है इसका, तो वहाँ पर एक एटम दूसरे एटम को बहुत ईजीली इंटरचेंज कर जाता है, जिस वजह से अलॉय फॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर असल में एक और प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पर इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। असल में क्या होता है, कुछ एटम बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन हो गया और आपका नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये होता क्या है, आपको मालूम होगा यार, ये सब तुम्हें सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी क्रिस्टल लैटिस होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है, इसके बीच में वॉइड्स होते हैं, ठीक है, तो खाली जगह होती है, तो इन वॉइड्स में ये छोटे छोटे कंपाउंड आकर घुस जाते हैं, ठीक है। दे कैन ट्रैप्ड इनटू द वैकेंट स्पेसेस ऑफ देयर लैटिस। अब इस वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इस क्या नाम है,
हाँ, तो यहाँ पर जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आ जाते हैं तो इस वजह से ऑब्वियसली अलॉय फॉर्मेशन हो जाती है और कोई ना कोई नया वो बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं जी, आप आयरन के अंदर क्या करते हैं, आयरन को जलाते हैं ना कार्बन की प्रेजेंस में, तो सिंपल सी बात है भाई, आयरन के क्रिस्टल लैटिस के अंदर कार्बन होता है एज अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड और मेरा बन जाता है स्टील। ठीक है, तो हमारा दो तरीके से अलॉयज फॉर्मेशन हो सकती है, या तो आप एक मेटल को दूसरे मेटल से क्या नाम है उसकी क्रिस्टल लैटिस पर एक्सचेंज करा दें आपको एटम, या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम इंट्रोड्यूस करा दें। ठीक है, दो तरीके से हम कर सकते हैं, अलॉय बना सकते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद द स्मॉलर साइज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन which can easily get trapped inside the vacant spaces of their lattice. ठीक है, it is so because of their defect in the structure and the existence of the variable oxidation state. इसकी एग्जाम्पल दी हुई है स्टील। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक और आखिरी टॉपिक की, आज की क्लास का आखिरी टॉपिक जो है मेरा कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जो कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको खुद भी पता होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ये भी डार्क क्या नाम है ग्रीन होता है, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये कलर्ड होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है इनमें कलर्ड होते हैं? देखो बच्चों, असल में यहाँ पर इसको बेहतर पढ़ने के लिए हमें एक थ्योरी जाननी होगी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड, CFSE। ठीक है, उसके अलावा खैर ये इस चैप्टर में है, चलो कोई बात नहीं, इसी में बता देते हैं पहले। ठीक है, देखो होता क्या है, जो हमारा डी है वो देखो, डी ना कितनी तरह का है। डी 5 तरह के होते हैं ना, तो एक तो है मेरा DXY, DYZ, DZX। ठीक है, 3 तो ये हो गए। उसके अलावा DX2Y2 और मेरा है आखिर में DZ2। ये 5 तरह के। देखो अब ये DXY, YZ और ZX ये तीनों एक से हैं और ये अलग अलग हैं। तो बच्चों याद रखो, जो DYXY, XY, YZ और ZX जो है ना, ये जो होते हैं ये और इन दोनों से इनकी सिमेट्री अलग अलग होती है, अलग अलग शेप होते हैं। एक तरीके से होते तो डंबल हैं, होते तो बेशक डंबल ही हैं, लेकिन ये जो होते हैं, ये 3 जो होते हैं, ये एक्सिस पर नहीं होते। जैसे अगर ये XY है ना, ये अगर X है, ये Y है, तो XY वाला ऐसा होता है XY के ऐसे बीच में, ऐसा हो गया डबल डंबल। ऐसे ये YZ और ये ZX, ये जो होता है X2 Y2 वाला, ये असल में X2 Y2 पे ही होता है। ये X पे, ये Y। ठीक है, तो ये जो हो गए X2 Y2, और जो DZ2 होता है, ये DZ2 कुछ स्पेशल ही होता है। ये ऐसा होता है, ये Z पे बहुत मोटा सा लोब होते हैं दोनों तरफ, और एक बीच में एक ऐसा ये प्लेट टाइप होती है। ये Z और ये X पे और Y पे ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों पे दिख सकता है ये। ठीक है, तो ये है मेरे। अब ज़रा देखो, ये अलग हैं और ये स्लाइटली एक तरीके से कहते हैं स्लाइटली सिमिलर है। बाद में बताऊंगा क्यों सिमिलर है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है कि नहीं तो अभी समझ में आ जाता है ये और ये क्यों सिमिलर है। ठीक है, तो खैर अभी हम बात करते हैं कि देखो ये 3 सिमिलर हैं और ये 3 सिमिलर हैं। अब देखो, जब भी एक एटम आता है दूसरे एटम से ओवरलैप करने के लिए, दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करनी, तो मालूम है एक चीज़ होती है दूसरे सामने ओवरलैपिंग होती है, तो जब भी तो बॉन्ड बनता है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, साइड टू साइड ओवरलैपिंग तो पाई बॉन्ड। तो देखो ये जो है ये एक्सिस ओरिएंटेड नहीं है और ये एक्सिस ओरिएंटेड है। ठीक है, ये XY पर हैं, ये XY पर नहीं है। तो ये जो हैं, ये तीनों XY, YZ और ZX, इनकी एनर्जी जो होगी वो अलग होगी और इन दोनों की एनर्जी अलग होगी। मतलब D के अंदर भी लड़ाई झगड़े मौजूद हो रहे हैं। SPD तो थे ही अलग,
लेकिन डी के अंदर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा है जी, हमारा जो डी होता है, हमारा जो डी है वो अपनी सिमेट्री की वजह से कि जी डी के अंदर मान लो अभी ऐसे ही डी बना लेते हैं, खैर ठीक है, कि ऐसा था सी ये 3 एक से थे, ये 3 एक से थे, तो ऐसा हुआ जी कोई बात नहीं, हम अलग अलग फ्लोर पे रहना शुरू कर देते हैं। हम 3 नीचे रह लेंगे, वो 2 ज़्यादा बड़े हैं उनको अलग रहला दो। द स्प्लिटिंग ऑफ दीज डी ऑर्बिटल ड्यू टू द सिमेट्री, स्प्लिटिंग हो जाती है जी डी ऑर्बिटल की, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, मैंने आपको बताया एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से। अब ये एनर्जी डिफरेंस क्यों आया उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो 3 जो थे वो एक से थे, बाकी 2 अलग थे, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, बात खत्म। अब ये जो डी की स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी गैप हो गया होगा, इसमें और इसमें एनर्जी गैप हो गया होगा। मान लो ये देखो, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है ना, ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेल्टा ई क्रिएट हो गया, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? क्या यहाँ सबको सब कुछ क्लियर है? क्या यहाँ तक, सिर्फ स्प्लिटिंग तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्प्लिटिंग तक की, यहाँ तक क्या सबको क्लियर है कि जो डी है मेरा वो स्प्लिट हो गया? बस इतनी बात करिए कि मेरा डी जो है वो सिर्फ स्प्लिट हो गया, बस ये बात करिए, और कोई बात नहीं करी, कोई नया कंसेप्ट नहीं दिया, सिर्फ डी स्प्लिट हो गया बस, ठीक है जी, मेरा डी स्प्लिट हो गया बस, ये बात हुई है और कोई बात नहीं हुई। ओके, ठीक है। अब जब ये डी स्प्लिट हो गया तो मान लो देखो डी के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा, मैं डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरूंगा, मान लो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो बहुत गौर से देखना, जब भी कोई नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होता है तो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है ना। तो असल में ये डी के अंदर था और अभी भी डी के अंदर है, लेकिन लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन डी के अंदर। कहाँ से? डी से डी के अंदर। तो ये ट्रांजिशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट और द एक्साइटेड स्टेट। तो सिंपल सी बात है जी, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक डी से दूसरे डी में जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन हो रहा है डी से डी, तो इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का क्या मतलब? लाइट एब्जॉर्ब करके नीचे वाले में से ऊपर में जा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मान लो इसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली एक्सेप्ट ब्लू, तो ऑब्वियसली यार सारी लाइट उन्हें एब्जॉर्ब कर ली, ब्लू छोड़ दी, तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स नजर आएगा हमें, है ना। अब देखो ये डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल है? जब ऊपर का डी खाली मिले हमें, सिर्फ जब ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, या तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, कॉपर प्लस वन, है ना। कॉपर +1 के कंपाउंड ना बिल्कुल कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं जी? देखो आओ, 4s0 3d10, बाप रे 3d10, सारे के सारे फुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्प्लिटिंग करा दो, देखो जी 10 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर कलर नहीं होगा, देयर विल बी नो कलर, कोई कलर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कॉपर 2+ की बात करूं तो कॉपर 2+ में याद रखना, कॉपर 2+ में ऐसा होता है जी, 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, क्योंकि 3d9 होता है कॉपर 2+ में। देख लो जी जगह आ गई, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, ये गया ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब ये भी कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा जी,
ठीक है, कौन सा कलर होता है जी? ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है। क्या कोई भी चीज़ कलर्ड कब होगी या कलर्ड नहीं होगी, ये बात सबके समझ में आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि कोई भी चीज़ कब कलर्ड होगी और कब नहीं होगी, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट? ठीक है जी, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो डी डी ट्रांजिशन की हमने बात करी, तो डी डी ट्रांजिशन डी से डी में होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है जी हमारे डी की। नीचे आ जाते हैं तीन जिनकी सेम शेप थे, ऊपर रह जाते हैं दो जिनके उनसे उनसे थोड़े से डिफरेंट थे। अब जो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग में जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब तो लेकिन थोड़ी सी लाइट तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि बिना लाइट एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ओके, अगर ऊपर इतनी जगह है, ऑब्वियसली ऊपर क्या, अगर चार हों, चारों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो जगह नहीं है, चार से कम इलेक्ट्रॉन है तो जगह ही जगह है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो आना है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चले जाएंगे उतना ज़्यादा वो कलरफुल होगा। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट होता है, इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, और डी डी ट्रांजिशन की वजह से जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कोई भी चीज़ कलरफुल है या नहीं है, आपको आपको सिर्फ उसका डी का वो बना लो और एट दी एंड आपको पता लग जाएगा क्या ये कलरफुल है या नहीं है। ठीक है, ओके। In the case of the transition metal ions, the electron can easily be promoted from one energy level to the another in the same d subshell. This is called the DD transition. And the energy required for the DD transition is correspond to the energy of the colors of the visible light. जो एनर्जी चाहिए नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, वो ऑब्वियसली कलर जो विजिबल लाइट में ही वेरी आती है, वो एनर्जी जो आती है उतनी ही वेवलेंथ की एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब वाइट लाइट उस पर पड़ती है तो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बची हुई एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है। जो बची हुई एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है वो हमें जो दिखती है वही कलर होता है कंपाउंड का। ठीक है, इसी वजह से कोई भी कंपाउंड कलर होता है, कलर्ड होता है। कोई भी टी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है कब? जब डी ज़ीरो हो, या तो डी में इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या डी पूरा का पूरा भरा हुआ हो, जब डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अदरवाइज D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो वो कलर्ड होगा। ठीक है, सिर्फ D0 और D10 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑब्वियसली वो तो D0 में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और D10 में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह नहीं है, इस वजह से कलरफुल नहीं होंगे कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड एंड वाई। क्वेश्चन है जी, आपके पास है, एक सेकेंड, जी हाँ बोलिए। सर ऊपर से नीचे आ सकते हैं क्या? नहीं यार, अगर ऊपर नीचे से empty है। नहीं, नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर भी कोई कलर वलर थोड़ी दिखेगा, आने दो उन्हें नीचे। और सर एफ सेंटर का इससे कोई रिलेटेड है, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। नहीं, इससे तो कोई रिलेटेड नहीं है सेंटर का। ओके सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन है, क्रोमियम प्लस और कॉपर प्लस, इन दोनों में से कौन सा कलर्ड होगा और क्यों? हैंड रेज करना भाई। इनमें से कौन सा कलर्ड होगा और क्यों? मैं जिसका नाम बोलूँगा वो सॉल्व करके हैंड रेज करें और अपनी वॉइस में एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों हुआ।
ओके, आई होप कि हो गया होगा. ठीक है. मरियम इस्लाम, राइज योर हैंड एंड आई अलाउ यू टू स्पीक. जी. अच्छा, अभी कर रही हैं. ठीक है, आप कर लीजिए. ओके, आप कर लीजिए. ठीक है. जी सिमरा, बताइए. सर क्रोमियम के केस में हमारी Cr+ होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 3d5, बिकॉज ऑफ विच 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे एंड इसीलिए वो एक्साइट करके कलर्ड शो करेंगे. ओके, वेरी गुड. और कॉपर प्लस? सर कॉपर प्लस नहीं शो करेगा क्योंकि Cu+ के अंदर 4s0 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एंड अगर हम इसे फिर देखेंगे स्प्लिट करके तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो दिस एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ओके, ग्रेट. ठीक है जी. सबका यही आंसर आया जी? सबका यही आंसर आया है जो इन्होंने बताया? ओके, ग्रेट. चलिए, बहुत बढ़िया. ठीक है. अगला क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. क्वेश्चन पूछा गया है जी बेटा, कॉपर प्लस जिंक कैडमियम कॉपर जिंक कैडमियम मरकरी Ag+ आर यूजुअली वाइट. वाइट का मतलब है कलर नहीं होता, कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं. क्यों कर सकता है जी ये? कोई भी कलर क्यों एब्जॉर्ब नहीं करेगा? क्योंकि या तो उसका D0 होगा या फिर D फुल्ली फील्ड होगा. ये जो है कॉपर जिंक कैडमियम मरकरी सिल्वर, इन सब के अंदर D10 होता है. जो D10 होता है, जिस वजह से D ट्रांजिशन नहीं होगा और कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि वाई अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर वाइट. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स वाइट होते हैं, क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ट्रांजिशन होने के लिए पहली बात तो डी नहीं है, और ट्रांजिशन हो सकता है तो एस से पी में हो सकता है ट्रांजिशन अगर हुआ तो, और एस से पी में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए भाई. और जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी अल्ट्रा वायलेट में फॉल करती है. जो यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी जो चाहिए, जो डेल्टा ई जो चाहिए, वो फॉल करती है यूवी में, अल्ट्रा वायलेट रेंज में. और अल्ट्रा वायलेट रेंज हमें विजिबल नहीं है, तो अगर वो कलरफुल होंगे भी तो हमें विजिबल रेंज में हमें नज़र नहीं आएंगे. अल्ट्रा वायलेट की रेंज में कहीं ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो हमारे विजिबल रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आप क्या लिखोगे? कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर वाइट बिकॉज इट कैन हैव द ट्रांजिशन फ्रॉम एस टू पी. ठीक है, ट्रांजिशन उसमें एस टू पी हो सकती है, बट इट रिक्वायर्स द एनर्जी इन द रेंज ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट विच इज़ इनविजिबल. बस बात खत्म.
ठीक है जी। तो भाई यही थी हमारी आज की क्लास। अब एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, अगली क्लास में बताऊंगा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, और K2Cr2O7 ये होता है जी डार्क पर्पल कलर का, देखा होगा लैब में, एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये होता है जी ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये कलरफुल हैं, लेकिन Mn की अगर मैं निकालूं, Mn होता है इसमें +7, +7 का मतलब है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर D5, D5 का मतलब हो गया 4s2 एंड D5 और +7, इसका मतलब ये भी गए, ये भी गए, इसका मतलब D0 है, फिर भी कैसा है, कलर्ड। ये भी +7 नहीं +6, क्रोमियम +6 आता है, ठीक है, ये क्रोमियम +6, ठीक है। ये भी Cr, जब आप उसका निकालोगे ये भी D0 हो जाएगा, ये भी D0 है, ये भी D0 है, जबकि दोनों कलर्ड हैं। क्यों, वाई? देखो दिमाग लगाना बेकार है, क्योंकि कंसेप्ट ही दूसरा है। देयर इज क्या नाम, डिफरेंट कंसेप्ट विच विज ठीक है। यहां पर जो कंसेप्ट लगेगा वो ये है कि बच्चों, जब भी ट्रांजिशन मेटल के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ होता है, दोबारा सुन लो, जब भी ट्रांजिशन मेटल के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता है, उस टाइम पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या नाम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेकर सेंट्रल एटम तक, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता है। और जब ये चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब काय में करती है जी, हमारी विजिबल लाइट में करती है। यानी कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर कलर्ड नॉट बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन, दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सीजन से, या ऊपर वाले में मैंगनीज और नीचे वाले में मैं मेटल लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन से मेटल, यानी कि ऑक्सीजन मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये समझ में आई हो आप लोगों की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे। कोई सवाल हो किसी का तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जी अतीब बोलिए। सर लास्ट के कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके जी, महक बोलिए। सर आपने अभी बोला अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डी ऑर्बिटल नहीं होंगी, तो उनके लास्ट ग्रुप, उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट्स में भी डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे? किस ग्रुप के? हाँ, अरे वो तो अंदर के होंगे ना, वो तो डीप ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनके तो होंगे, लेकिन खाली थोड़ी हैं। ओके सर। ठीक है, या तो हैं बिल्कुल एम्प्टी, या हैं बिल्कुल फुल्ली फिल्ड। ओके ठीक है, सर। ओके। हाँ, तो ये वाले कंसेप्ट की बात करी थी। तो ये वाले कंसेप्ट में देखो बेटा, चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू सेंट्रल मेटल। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है मैंगनीज और है वो क्रोमियम। इस देखो, मैंगनीज के साथ 7 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, क्रोमियम, 2 क्रोमियम के साथ 7 लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट वो 4 लगते हैं। ठीक है, मैंगनीज के साथ भी 4 लगे हुए हैं ऑक्सीजन।
इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके आसपास लगे हुए हैं, तो इसमें होता क्या है, इस केस में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेकर सेंट्रल एटम तक। ऑक्सीजन जो है वो अपना चार्ज का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज को देगा। जब वो उसको वो देने लगेगा तो कोई ऑब्वियसली यार, जब एक चीज़ कोई दूसरे को देगा, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस। ठीक है, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब करता है वो विजिबल रेंज में आती है, तो दैट्स वाई वो पर्पल कलर का होता है और वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू द मेटल, दैट्स इट। देयर इज़ नो डी डी ट्रांजिशन इन दैट, इनके अंदर कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं होता क्योंकि दोनों के अंदर डी जीरो है, इसलिए दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज, बिकॉज द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन टू दिस मेटल। ठीक है, चलो ठीक है फिर वाइंड अप। हाँ 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 हाँ, ओके, जी हाँ पर ऑक्सीजन का तो रोल जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ग्रुप है, जी, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं तब भी वो डोनेट कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे। ओके सर। ठीक है, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलें ठीक है फिर, सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय।